आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान पेपर हल के बारे में समझेंगे। 2025 में जो भौतिक विज्ञान का पेपर हुआ था, पेपर का कोड 346 JS के सभी प्रश्नों को हल करके आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो 2025 के में जो प्रश्न कौन कौन से आए हुए थे, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो पहला जो क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण में संचरण की दिशा तथा ध्रुवण तल के बीच का कोण होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 0, 45, 90, 180। इसमें बताना है कि ध्रुवण तल के बीच में आपका कोण कितना होता है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे और संचरण की दिशा में अगर ध्रुवण तल के बीच का जो कोण होता है वह 0 अंश होता है। इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इसी तरह इसमें दूसरा प्रश्न, कौन सा प्रश्न पूछा गया था, तो दूसरा प्रश्न क्या है, जब यम1 तथा यम2 दो द्रव्यमान हैं, यम1 तथा यम2 द्रव्यमान के दो नाभिक परस्पर संनिहित होकर यम द्रव्यमान का नाभिक बनाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है यह प्रक्रिया में। अब यहाँ पर जो है दो द्रव्यमान है, यम1 यम2 द्रव्यमान है, जब यह संनिहित होगा, संनिहित मतलब जुड़ेगा, तो दोनों का द्रव्यमान का योगफल यम1 प्लस यम2 हो जाएगा और पहले वाले द्रव्यमान से क्या जाएगा, अधिक हो जाएगा। यहां पर m1 प्लस m2 का मान जो है योग और यम का मान कुल द्रव्यमान के नाभिक का जो है द्रव्यमान से क्या हो जाएगा, बड़ा होता है। इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि m1 प्लस m2 दोनों का ये द्रव्यमानों का योगफल और यम जो है नाभिक जो बनाते हैं उनके द्रव्यमान से ये क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो यह इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न क्या दिया गया, तीसरा प्रश्न को समझेंगे कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध है तथा 6 ओम का प्रेरक तत्व श्रेणी क्रम में लगे हैं, परिपथ का प्रतिबाधा होगा। तो यहां पर क्या क्या मान दिया गया, 8 ओम का प्रतिरोध है, आर का मान 8 है और प्रेरक तत्व का मान कितना दिया है, 6 ओम दिया गया है और प्रतिबाधा पूछा जा रहा है। तो प्रतिबाधा का सूत्र होता है Z बराबर अंडर रूट XL का वर्ग प्लस R का वर्ग होता है। अब ये XL कितना दिया गया, तो 106 ओम दिया गया, प्रेरक तत्व है तो इसमें 6 का वर्ग हो जाएगा और प्रतिरोध R का मान 8 है तो 8 का वर्ग हो जाएगा। 6 का वर्ग 36 हो जाएगा और 8 का वर्ग 64 हो जाएगा। 36 64 जोड़ेंगे तो अंडर रूट 100 हो जाएगा और अंडर रूट 100 का मान क्या होता है, 10 ओम होता है। इसमें Z बराबर 10 ओम, ये डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो प्रतिबाधा का सूत्र याद रखेंगे, Z बराबर अंडर रूट XL का वर्ग प्लस R का वर्ग, 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, 36 प्लस 64 दोनों जोड़ेंगे 100 और अंडर रूट 100 का मान क्या होता है, 10 ओम होता है। तो तीसरा वाला क्वेश्चन में कौन ऑप्शन से हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न समझेंगे, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। अब यहाँ निर्वात में जो वैद्युतशीलता है इसका मात्रक 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना है मात्रक कौन होगा। तो पहले मात्रक निकाल करके चेक किया जाएगा कि इसमें मात्रक, इसमें ऑप्शन कौन सही होगा। तो एफ का सूत्र होता है, एफ बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा क्या होता है, R स्क्वायर, यह फार्मूला है। अब इसमें जो एप्सिलॉन नॉट जो दिखाई दे रहा है, एप्सिलॉन नॉट, इसी का मात्रक हमको निकालना है। अब क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट जो नीचे है उसको हम ऊपर भेज देंगे और एफ जो ऊपर है वह नीचे आ जाएगा। तो क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई Q1 Q2 बटा एफ R का स्क्वायर। अब यह जो बना है यह एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बराबर 1/4 पाई Q1 Q2 बटा एफ R स्क्वायर का मात्रक हो जाएगा। अब यहाँ पर जब एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जब निकालेंगे तो यहाँ पर जब इसका मात्रक निकालेंगे तो क्या बनेगा, 1/4 पाई। 1/4 पाई का मात्रक नहीं होता क्योंकि पाई का कोई मात्रक नहीं है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, इसलिए लिखेंगे कूलाम और ये भी मात्रक का होगा कूलाम। वह Q1 का मतलब यहाँ कूलाम 1 कूलाम 2 नहीं रहेगा, याद रखिएगा। आवेश का मात्रक कूलाम होता है और कूलाम हो गया, बल का मात्रक न्यूटन हो गया, दूरी का मात्रक मीटर हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। तो कूलाम में कूलाम का अगर गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन मीटर का स्क्वायर हो गया। तो न्यूटन लिखेंगे कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर। और यह ऑप्शन किस में दिया गया है, तो ऑप्शन चेक कर लेंगे कि यह मात्रक जो है कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर किस ऑप्शन में है। तो बी वाला ऑप्शन देखेंगे, कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ये बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। इसमें बी वाला ऑप्शन जो है सही माना जाएगा। अब अगला प्रश्न है, न्यूनतम आवृत्ति की वैद्युत चुम्बकीय तरंग है।
अब न्यूनतम आवृत्ति का जो वैद्युत चुंबकीय तरंग कौन है, पराबैंगनी किरणें, यक्स किरणें, गामा किरणें, सूक्ष्म तरंगें। तो याद रखेंगे न्यूनतम अगर आवृत्ति की बात किया जा रहा है, न्यूनतम मतलब सबसे कम की बात किया जा रहा है, तो सबसे कम आवृत्ति का वैद्युत चुंबकीय तरंगे सूक्ष्म तरंगे होते हैं। इसमें डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सूक्ष्म तरंगे हैं। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, अनचुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय प्रवृत्ति जो काई है, ठीक ना, इसको काई बोलते हैं, ठीक ना। अनचुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय प्रवृत्ति काई और परम ताप टी के साथ किस प्रकार बदलती है। तो यह जो है क्यूरी का नियम होता है। क्यूरी का नियम क्या पढ़े हैं, क्यूरी का नियम होता है कि चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रम का मतलब माइनस लग गया है तो इसलिए इसको व्युत्क्रम बोला जाता है। व्युत्क्रम के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बोला जाएगा, इसका नाम है यक्स है, और यक्स का नाम यक्स नहीं बोलेंगे, इसको काई बोला जाता है। काई का नाम क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति है। टी का नाम क्या है, परम ताप है, और ये माइनस लगा इसको व्युत्क्रम बोला जाता है, और इसका नाम चिन्ह व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये किसका सूत्र है, ये क्यूरी का सूत्र होता है। इसमें क्यूरी का सूत्र कौन है, तो क्यूरी का सूत्र जो है यक्स यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, इसलिए इसको व्युत्क्रमानुपाती पढ़ा जाता है। तो यक्स जो है व्युत्क्रमानुपाती टी के ऊपर -1 होता है। किसका सूत्र होता है, या क्यूरी का नियम होता है। तो इसमें क्यूरी का सूत्र है, बी वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न को समझेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अब अगला जो प्रश्न दिया गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या तात्पर्य है, किरण आरेख बनाकर दिखाइए। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का परिभाषा बताना है और किरण आरेख बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा क्या है, तो पहले परिभाषा को समझ लेते हैं कि जब सघन माध्यम में स्थित जो आपतन कोण होता है अगर क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। तो यहां पर परिभाषा सबसे पहले लिख लेंगे, जब परिभाषा लिखेंगे, जब सघन माध्यम में स्थित वह आपतन कोण जिसका अपवर्तन को वह आपतन कोण जो क्रांतिक कोण से अधिक होता है, वो लिखेंगे, जब सघन माध्यम में स्थित वह आपतन कोण जो क्रांतिक कोण से अधिक होता है, क्रांतिक कोण से अधिक होता है, अधिक होता है तो प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब परिभाषा को एक बार और समझ लेते हैं। जब सघन माध्यम में स्थित वह आपतन कोण जो क्रांतिक कोण से अधिक होता है। अब देखिए, क्रांतिक कोण से जब अधिक होगा, जैसे यहाँ पर अगर हमको आरेख खींचना हो तो कैसे आरेख खींचेंगे, तो सबसे पहले यह तो अभिलंब हो गया, और ऊपर जो है सघन माध्यम में स्थित वह आपतन कोण जिसका क्रांतिक कोण, जैसे क्रांतिक कोण अधिक हो गया, यह कोण का मान अधिक हो गया, क्रांतिक कोण का मान अधिक होता है, तो ये जो प्रकाश किरणें जो आ रहा था इधर जा रहा था, ये प्रकाश किरणें इधर वापस लौट जाएगा।
उसी माध्यम में जब ये क्रांति यह मान बढ़ेगा, ये क्रांति कोण है, मान बढ़ेगा तो ये प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो क्रांति कोण कहाँ है? क्रांति कोण यह है, क्रांति कोण का मान जब अधिक होगा तो प्रकाश किरण आएगा और ये माध्यम में जो उसी माध्यम में आया उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। जब इसका मान अधिक होगा तभी प्रकाश किरण आएगा। क्रांति कोण तक है तब तो ये 90 अंश पे जाएगा और क्रांति कोण से जब अधिक होगा, जब ये कोण बड़ा बनेगा तो ये प्रकाश किरण ऊपर की तरफ जो जिस माध्यम से आएगा उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा आप सभी लोग अच्छे से समझ लिए होंगे कि सघन माध्यम में स्थित वह आपतन कोण, यह आपतन कोण भी है लेकिन ये क्रांति कोण से अधिक हो गया। क्रांति कोण जो होता है इससे बड़ा हो जाए तो जो प्रकाश के किरण आएगा उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। अब अगला प्रश्न समझेंगे। तो जो अगला प्रश्न है, समस्थानिक एवं संभारिक नाभिकों में अंतर समझाइए। समस्थानिक और संभारिक नाभिकों में क्या अंतर है? तो यहाँ सबसे पहले आपको कॉलम बनाना होगा। ए को लिखना होगा समस्थानिक और ए को लिखना है संभारिक। तो यहाँ लिखेंगे समस्थानिक, यह समस्थानिक क्योंकि अंतर बताना है तो इधर हो जाएगा समस्थानिक हो जाएगा और इधर जो बनेगा संभारिक हो जाएगा, संभारिक हो गया। अब समस्थानिक और संभारिक में क्या अंतर है आपको अंतर स्पष्ट करना है। अब यहाँ दो कॉलम बना लेंगे। अब समस्थानिक में क्या लिखाएगा और संभारिक में क्या लिखाएगा ये आपको ध्यान देना है। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको अंतर जो है याद हो जाएगा। अब लिखेंगे जिन तत्वों के, यहाँ लिखेंगे जिन तत्वों के, लिखेंगे यहाँ पर जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक, जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान हो। कौन हो? परमाणु क्रमांक जो हो समान हो, परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या समान न हो, द्रव्यमान संख्या समान न हो उसे समस्थानिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। उसे समस्थानिक कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है, बस थोड़ा ध्यान देंगे। जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या समान न हो उसे समस्थानिक कहा जाता है। इसमें कैसे लिखेंगे? जिन तत्वों के, लिखेंगे यहाँ पर जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान न हो। अब उल्टा लिखना है, परमाणु क्रमांक समान न हो, परमाणु क्रमांक समान न हो परंतु द्रव्यमान संख्या समान हो। परंतु क्या लिखेंगे? द्रव्यमान संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या क्या हो जाए? समान हो उसे संभारिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संभारिक कहते हैं। तो संभारिक और समस्थानिक में अंतर बताना था। संभारिक कहते हैं, बहुत आसान अंतर है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। कैसे बोलेंगे? जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या समान न हो उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। और जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान न हो परंतु द्रव्यमान संख्या समान हो, देखिए एकदम उल्टा लिखा गया है, उसको संभारिक कहते हैं। तो समस्थानिक और संभारिक नाभिकों में अंतर आपको बताना था, तो ये अंतर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न समझेंगे। अब अगला जो प्रश्न है, ओमी एवं अनओमी प्रतिरोधों के लिए वोल्टता V एवं धारा I के बीच ग्राफ खींचिए। तो ओमी जो है परिपथ के लिए जो है और अनओमी परिपथ के लिए आपको ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ओमी परिपथ के लिए ग्राफ। किसके लिए लिखेंगे? यहाँ पर ओमी।
अगर ओमी परिपथ का ग्राफ खींचना है तो कैसे खींचेंगे? तो ओमी परिपथ किसे कहते हैं? तो ओमी परिपथ का मतलब वह परिपथ होता है जिसमें ओम का नियम का पालन होता है, उसे ओमी परिपथ कहा जाता है। तो ओमी परिपथ का जो ग्राफ खींचा जाता है तो यहाँ से लेकर के सीधा आपको यहाँ पर 90 अंश का कोण पहले बनाया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे? 90 अंश का कोण बनाएंगे। और यहाँ अनओमी परिपथ के लिए अगर भी खींचेंगे, अनओमी परिपथ, ओमी परिपथ का अगर ग्राफ खींचेंगे तो उसमें भी 90 अंश का कोण बनाया जाता है। बस थोड़ा सा अंतर आपको समझना है। अनओमी परिपथ किसे कहते हैं? वे परिपथ जिसमें ओम का नियम का पालन नहीं होता है, उसे अनओमी परिपथ कहा जाता है। तो यहाँ पर भी कितने अंश का कोण बनाएंगे? यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनाया जाता है। ओमी और अनओमी परिपथ में दोनों में 90 अंश का कोण बनाया जाता है। बस अंतर यह रहता है कि अगर इसमें भी और आई के बीच में सीधी सरल रेखा जाता है, क्योंकि ये भी है और ये क्या है? आई है, ठीक ना। ये भी और आई इसको मानेंगे। अगर बीच में सीधा सरल रेखा जाता है तो यह ओम का नियम का पालन करता है, और ये भी, यह जो भी है और भी और आई के बीच में जो है सीधी रेखा नहीं जाता है, यहाँ पर आई है, यह धारा मानेंगे। और विभवांतर, यहाँ से ये वोल्टेज हो गया और ये धारा के बीच का जो है कोण आपको ध्यान देना है, 90 अंश का कोण रहेगा। 90 अंश में अगर ये सीधी रेखा जाएगा तो ओम का नियम पालन होगा। अगर इसमें सीधी रेखा नहीं जाएगा, ऐसे जो है वो जो है वक्र बना करके जाएगा, वक्र बना करके ढालाव में रहेगा, तो यहाँ ओम का नियम पालन नहीं हो रहा है। और सीधी रेखा में जाएगा तो यह ओम का नियम का पालन करेगा। तो यह ओमी परिपथ का ग्राफ हो गया और यह अनओमी परिपथ का ग्राफ हो गया। इसमें ओम का नियम का पालन हो रहा है, इसमें ओम का नियम का पालन नहीं हो रहा है। तो दोनों लोग के बीच का ग्राफ खींचना था, तो ग्राफ समझ में आ गया होगा कैसे ग्राफ को खींचा गया है। अब अगला प्रश्न समझेंगे। तो अब यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है? एक चालक पर 2.4 × 10 की पावर -18 कूलाम धनात्मक आवेश है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर धनात्मक आवेश है। बताइए कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर किसका मान दिया गया है? तो आवेश का मान दिया गया है। आवेश का मतलब Q का मान कितना दिया गया है? तो लिखेंगे Q बराबर प्रश्न में दिया गया है 2.4 × 10 के पावर यहाँ पर -18 कूलाम का आवेश दिया गया। Q का मान हो गया। और यहाँ पर बताना है कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा। तो n बराबर प्रश्नवाचक हो जाएगा। और E का मान आप लोग जानते हैं कितना होता है? 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम होता है। ये किसका मान है? तो E का मान होता है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम होता है। अब यहाँ पर सूत्र होता है Q बराबर होता है, Q बराबर क्या है? NI होता है। Q बराबर क्या होता है? NI। तो Q बराबर NI में इसमें n का मान पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब NE किसके बराबर हो जाएगा? तो NE Q के बराबर होगा। तो n किसके बराबर हो जाएगा? तो n बराबर होगा Q/E हो जाएगा। इसमें मान को भरेंगे तो n बराबर हो जाएगा Q का मान। तो Q का मान कितना दिया गया? 2.4 × 10 के पावर -18। तो 2.4 × 10 के पावर -18 दिया गया है, बटा E का मान होता है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम होता है। -19 घात ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा? n बराबर हो जाएगा। और दशमलव आपस में बराबर है तो दशमलव हटा दीजिए, 24 × 10 के पावर -18 था और ये -19 ऊपर चला जाएगा तो +19 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है क्या बनेगा? अब 19 घात में से 18 घात घटा देंगे तो n बराबर क्या बनेगा? 24 × 10 के पावर 19 में से 18 जाएगा तो 1 हो जाएगा, पूरे का बटा हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 16। अब n बराबर 24 में 10 का गुणा करेंगे तो 240 हो जाएगा, 240/16 हो जाएगा। 16 से भाग कर दीजिए, 16 से जब भाग करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा? तो n बराबर आएगा 15 आ जाएगा। कितना आएगा? n का मान 15 जो है इलेक्ट्रॉनों की। अब यहाँ पर बताना है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी कि कमी होगी। तो यहाँ पर देखिए धन आवेश है, जब धन आवेश होता है ना तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होता है, और ऋण आवेश होता है ना, ऋण आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होता है। यहाँ लिखेंगे 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, 15 इलेक्ट्रॉनों
की कमी होगी। कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉनों की कमी? क्योंकि इसमें धन दिया है। जब धन आवेश रहेगा तो कमी और ऋण आवेश रहेगा तो अधिकता। ये बात को आपको ध्यान से समझना है कि अगर यहाँ पर प्रश्न में धनात्मक आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगा और ऋणात्मक आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगा? अधिकता होगा। तो इसमें 15 जो कहाँ से है, 16 में 240 का भाग किए 15 है, 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कौन सा फार्मूला लागू किया गया है? तो Q बराबर NI की सहायता से N का मान को निकाला गया है। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। तो अब अगला प्रश्न है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक वोल्टेज V समीकरण। अब वोल्टेज का समीकरण दिया गया है V बराबर 40 साइन 100 पाई t वोल्ट द्वारा प्रदर्शित होता है। यहाँ t जो है सेकंड है। समय वोल्टता ग्राफ उचित पैमाने पर पूरे चक्र के लिए बनाइए। तो यहाँ पर सबसे पहला जो काम करना है, कौन सा समीकरण दिया गया है? तो वोल्टेज समीकरण V बराबर क्या दिया गया है? 40 साइन 100 दिया गया है और 100 पाई t दिया गया है। अब यहाँ पर इसको तुलना करेंगे। किससे तुलना किया जाता है? तो यहाँ पर तुलना लिख लेंगे V बराबर V नॉट साइन ओमेगा t से तुलना होता है, ओमेगा t से तुलना करने पर। अब यह तुलना क्यों करेंगे? क्योंकि यह वोल्टेज समीकरण है। वोल्टेज समीकरण के सहायता से यहाँ पर मान निकालेंगे। V नॉट का मान क्या है, ओमेगा का मान क्या है। तो यहाँ पर जो है तुलना करने पर क्या पता चला, V नॉट का मान कितना है? तो V नॉट के सामने ताकेंगे 40 वोल्ट है। कितना है? 40 वोल्ट हो गया, 40 वोल्ट हो गया। अब यहाँ पर ओमेगा के सामने साइन मिल गया, छोड़ दीजिए। टी मिल गया, छोड़ दीजिए। ओमेगा के सामने क्या है? तो ओमेगा के सामने 100 पाई दिया गया है। अब यहाँ लिखेंगे ओमेगा बराबर हो जाएगा 100 पाई हो गया। अब यहाँ पर टी से टी छोड़ दिया जाए क्योंकि हमको ओमेगा का मान केवल निकालना है 100 पाई। अब यहाँ पर आपको ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए हमको टाइम चाहिए, आवर्तकाल चाहिए। तो आवर्तकाल के लिए यहाँ ओमेगा का सूत्र क्या होता है? तो लिखेंगे ओमेगा बराबर सूत्र है 2 पाई बटा क्या होता है? टी होता है। 2 पाई बटा टी आवर्तकाल हो जाएगा। आवर्तकाल के पदों में हो गया तो इस ओमेगा के जगह पे क्या लिखेंगे? 2 पाई बटा क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। बराबर हो गया, यहाँ का दिया 100 पाई है, 100 पाई हो गया। अब यहाँ पर हमको टी का मान निकालना है। तो टी का मान ऊपर कर दीजिए, 100 पाई नीचे आ जाएगा। तो क्या बनेगा? 2 पाई बटा, और नीचे इसको 100 भेज देंगे तो 2 पाई बटा क्या हो जाएगा? 100 पाई हो जाएगा। 100 पाई बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर टी हो जाएगा। अब कौन इसमें कट जाएगा? 2 से 2 का, देखिए पाई से पाई पहले काट दीजिए, 2 से 100 को काट दीजिए। कितना आएगा? 1/50। 1/50 बराबर क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। अब 1/50 बराबर टी हो गया, या टी बराबर लिख सकते हैं, टी बराबर क्या हो जाएगा? 1/50 हो जाएगा। अब 1/50, 50 में 1 का भाग करेंगे तो 50 दूनी 100, मतलब यहाँ दशमलव बढ़ाना पड़ेगा तो 0.02 सेकंड हो जाएगा। अब ये टाइम आवर्तकाल निकल गया। अब आवर्तकाल कर इसको ग्राफ खींचिए। तो ग्राफ कैसे खींचा जाता है? तो यहाँ सबसे पहले जो है यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष पहले खींचा जाता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, यह जो मान जो निकाला जाता है यहाँ से ये मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु से यह आधा चक्र हो गया और यह पूरा चक्र हो गया। तो यहाँ पूरा चक्र के लिए पूछा गया है, पूरे चक्र के लिए आपको समय बताना है। तो आधा चक्र मतलब अगर देखा जाए तो कितना टाइम है? 0.02 है। तो इसका अगर टाइम देखा जाए आधा चक्र के लिए क्या बनेगा? तो 0.01 हो जाएगा। और पूरा के लिए क्या बनेगा? 0.02 सेकंड हो जाएगा। यहाँ टाइम मतलब सेकंड लिख देंगे यहाँ पर, सेकंड। यह हो गया पूरे चक्र के लिए जो है आवर्तकाल निकल गया। यह आधे चक्र यहाँ तक है और यहाँ तक आएगा पूरा चक्र। आधा चक्र में कितना होगा? 0.01 सेकंड और पूरा चक्र में 0.02 सेकंड। तो इसका ग्राफ बनाना था, तो ग्राफ भी आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राफ कैसे बनाया गया। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। तो अब अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6.0 × 10⁻15 चक्कर लगाता है। वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर धारा का मान क्या होगा? तो इसमें जो है क्या क्या मान दिया गया है? तो सबसे पहले प्रति सेकंड मतलब टाइम दिया गया है। टी बराबर जो है प्रश्न में 1 सेकंड दिया गया। प्रति सेकंड का मतलब इसको 1 सेकंड कहा जाता है। तो टी बराबर 1 सेकंड हो गया। और कितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया गया है? तो n बराबर 6.0 मतलब इसको 6 ही पढ़ेंगे। 6 × 10 के पावर क्या है? 15 चक्कर लगाता है। वृत्तीय पथ में धारा का मान, धारा का मतलब आई का मान इसमें पूछा जा रहा है। आई बराबर प्रश्नवाचक हो जाएगा, आई का मान की गणना करना है।
अब यह आई का मान निकालने के लिए सबसे पहले आई का सूत्र क्या बना है, तो आई बराबर सूत्र होता है आवेश बटा क्या होता है, समय होता है। आई का सूत्र क्या है, आवेश बटा समय। लेकिन इस प्रश्न में आवेश का मान नहीं दिया गया इस प्रश्न में, इसका मतलब यहाँ आवेश को बदलना पड़ेगा, चूंकि हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, तो Q बराबर या नहीं होता है। अब यहाँ Q को बदल दीजिए, तो Q को जब बदलेंगे तो क्या बनेगा सूत्र, आई बराबर हो जाएगा Q के जगह पे क्या हो जाएगा, NI बटा क्या बनेगा, T बन जाएगा। अब इसमें मान को भर लीजिए। अब n का मान कितना दिया गया है, T का मान कितना दिया गया है, तो I बराबर हो जाएगा, n का मान क्या है 6 गुणे 10 की पावर 15 दिया गया है, और E का मान तो आप लोग जानते हैं 1.6 गुणे 10 के पावर क्या होता है, -19 गुलाम होता है, बटा टाइम जो दिया गया, टाइम कितना होता है, टाइम इसमें 1 दिया गया है, तो टाइम 1 रख देंगे। अब 16 मतलब 16 का गुणा जो है ये 6 में करेंगे, तो 16 का गुणा जब 6 में कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 छक्के 96, एक स्थान 10 में लगा दीजिए, तो आई बराबर क्या हो जाएगा 9.6 गुणे 10 के पावर 15 घात में से 19 घात घट जाएगा, तो 15 घात में से 19 घात घटेगा तो क्या बनेगा, माइनस जो है 4 हो जाएगा। और धारा का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया इसमें, ठीक है ना। इसमें धारा का मान पूछा गया तो धारा का मान निकल गया। तो यहाँ पर धारा का मान निकालने के लिए इसमें दो सूत्र का प्रयोग करना पड़ा, आई बराबर Q बटा टी होता है, और Q को बदलना पड़ा, Q बराबर या नहीं होता है, n का मान, E का मान, T का मान भर दीजिए और हल कर दीजिए, धारा का मान निकल जाएगा। तो यह प्रश्न जो है आपका पूरा जो है कंप्लीट हो गया। अब जो है प्रश्न नंबर 2 जो है पूरा कंप्लीट होने के बाद से प्रश्न नंबर 3, तो प्रश्न नंबर 3 में जो है जो प्रश्न दिया गया है, अब इसको अगले भाग के वीडियो में प्रश्न नंबर 3 के सभी प्रश्नों को हल करके आगे के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड किया जाएगा। यदि उस भाग का वीडियो आपको देखना होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेक कीजिएगा, उसमें इस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।